नमस्कार विद्यार्थियों। भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जो आगे के टॉपिक हैं हिंदी विषय के, यूपीएसआई हो या उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल वगैरह जो भी वैकेंसी है जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है, उनमें हम जो है आपको जितना भी मैटर है उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और ये पूर्णतः निःशुल्क, अभी तक जो भी क्लासें हैं वो चैनल पे पूर्णतः निःशुल्क चल रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो है तत्व और तत्सम ट्रिक के माध्यम से पढ़ी थी क्लास, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में उपसर्ग। तो यहाँ पर हम हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग को पढ़ेंगे। उसका एक कारण है कि जो इंग्लिश के उपसर्ग होते हैं वो वास्तविकता में विकृत रूप में हिंदी में आते हैं, बाकी वास्तविक रूप में हिंदी में संस्कृत के और अरबी फारसी के ही उपसर्ग हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, वो है उपसर्ग। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। यदि हम उपसर्ग शब्द की बात करें तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और सर्ग। उप माने समीप, सर्ग माने सृजन करना, निर्माण करना। यानी उपसर्ग का मतलब क्या हो गया कि उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखते हैं हम लोग कि उपसर्ग का मतलब हो गया उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना, सृजन करना, निर्माण करना, कुछ भी कर दो, जिसका अर्थ है समीप आकर एक नया शब्द बनाना। मतलब कोई भी एक शब्द है, मान लो जैसे हार एक शब्द है, और इस शब्द के समीप जाकर के एक दूसरे शब्द का निर्माण करना। तो जैसे हमने कर दिया प्रहार, तो ये एक दूसरा शब्द बन गया। पहले क्या था, एक हार शब्द था, उसमें प्रा लगा दिया तो प्रहार हो गया। और प्रहार का मतलब यानी अर्थ भी परिवर्तित हो जाएगा, जो अर्थ पहले था वो अर्थ नहीं रहेगा, अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। पहले हार वैसे तो दो सेंस में आता है, एक तो पराजय के सेंस में और एक पहनने वाले आभूषण के सेंस में, पर जैसे हमने इसके आगे प्रा उपसर्ग लगाया, ये हो गया प्रहार। और प्रहार का मतलब हो गया आक्रमण करना, हमला करना। अगर इसी हार में हम वी जोड़ देते तो हमारा हो जाता है विहार, और विहार का मतलब हो जाता घूमना। अगर इसी के आगे उप लगा देते तो जाता उपहार, यानी किसी को हम कोई वस्तु भेंट रूप में प्रदान करते हैं तो वो उपहार हो जाता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, किसी शब्द के समीप जाकर के नए शब्द का निर्माण करना। और अक्सर ऐसा होगा कि उपसर्ग के लगने से उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी उपसर्ग के लगने से उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना भी हो, और ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ देखो, प्रहार बोलने से चोट का निकलता है, जो हम आगे पहले बात कर चुके हैं। यानी अगर उपसर्ग की बात करें तो उसको इंग्लिश में हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स यानी जो पहले जोड़े जाते हैं, पहले आगे। यानी आप उपसर्ग जोड़ते हैं तो जोड़ते कहाँ है, तो जहां से शब्द की शुरुआत होती है, यानी आगे भी। अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग शब्द में कहां पर जुड़ते हैं तो कहोगे कि आदि में। आदि माने प्रारंभ में। जो उपसर्ग होंगे ना वो कहाँ जुड़ेंगे, वो किसी शब्द की शुरुआत में जुड़ेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ भी दूसरे रूप से परिभाषा को दिया गया है उपसर्ग की। क्या कहा है, उपसर्ग प्रीफिक्स वे शब्दांश, शब्दांश यानी शब्दों के अंश, पूरे पूरे शब्द नहीं। प्र, वी, कु, औ, ये पूरे के पूरे शब्द नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आगे जुड़ने वाले शब्दांश। तो वही बात कही है कि जो प्रीफिक्स होते हैं यानी उपसर्ग होते हैं, वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, जो किसी मूल शब्द के शुरू में पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उसमें परिवर्तन कर देते हैं। ये स्वयं में स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते, बल्कि शब्द के साथ मिलकर एक नया अर्थ बनाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से जो परिभाषाएं किताबों में दी गई है वहीं से सीधे सीधे प्रश्न कर दिया जाता है कि जो शब्द या जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़ करके उनके अर्थ को विशेष बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आदि में, प्रारंभ में, शुरुआत में
किसी शब्द के शब्दांश लगाने की बात करेगा, बात वो उपसर्ग की ही कर रहा है। अर्थ में विशेष परिवर्तन की बात करेगा, तब भी वो यहाँ पर उपसर्ग की ही बात कर रहा है। यानी प्रारंभ में जुड़ेंगे वो उपसर्ग ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत के उपसर्गों। यानी अगर वास्तविकता में देखा जाए कई जगह तो हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग जो है संस्कृत से ही हिंदी में उपसर्ग बने, तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या भी लगभग वही होनी चाहिए। पर कई जगह देखने के बाद भी इसका कोई एक निश्चित मत नहीं है कि हिंदी में कितने उपसर्ग। कुछ किताबों में आपको 10 मिलेंगे, कुछ में 12 मिलेंगे, कुछ में 13 मिलेंगे, पर संस्कृत के उपसर्गों की संख्या हर जगह आपको 22 मिलेगी। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि उपसर्ग जो है वो संस्कृत में कितने, तो आप 22 बताओगे। हिंदी में वैसे 13 होते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं, लेकिन 10 भी सही हो सकता है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पर देखो हमने मुख्यतः उपसर्गों को 3 ही प्रकार में बांट के रखा है। हमने आपको बताया कि एक हिंदी के, एक संस्कृत के और एक अरबी फारसी के। अंग्रेजी के उपसर्गों को हमने नहीं लिया है क्योंकि वे विकृत शब्दों के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर संस्कृत के जो उपसर्ग है वो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं। यानी जो संस्कृत के उपसर्ग है वो वैसे ही संस्कृत से आए जैसे वो संस्कृत में लगते थे, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उप, प्रा, परि, प्रति, वि, सम, सु, निर, दुस, दुर, निस, इन सब में हलंत लगी हुई है, ध्यान देना है। नि, परा और अपि। अब इन सबके उदाहरण एक दो उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे पहला शब्द है आ, जिस यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर छोटा आ नहीं दिया है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग देखेंगे, आधन ज्ञान, ये गलत लिखा है, ठीक है, ठीक है, एक चीज है यहाँ पर ये गलत नहीं लिखा है, यहाँ पर ये सही। आधन ज्ञान अज्ञान, यानी ज्ञान माने क्या होता है, जो हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी शिक्षा, और उस शिक्षा के आगे अगर आ लग जाए तो अज्ञान, यानी बिल्कुल जिसको कुछ भी पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो ये निगेटिव हो गया। तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि जहां पर आ लगेगा वहां पर अर्थ ज्यादातर नकारात्मक हो जाएगा, और जहां पर आपका बड़ा हो जाएगा वहां पर संपूर्णता का बोध कराएगा। तो यहाँ पर देखो धन ज्ञान अज्ञान हो गया और प्रधनहर प्रहार हो गया, ठीक है, दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब देखो हिंदी के उपसर्ग की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमने संस्कृत के उपसर्गों की बात कर ली कि 22 है और उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। हिंदी की अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि हिंदी में कौन से है, तो वही जो संस्कृत से विकसित होकर के हिंदी में आए गए, उनमें आ, अद, उन, औ, दु, मी, बिन, भर, कु, सु, यानी इस प्रकार से आ गए। तो यहाँ भी देखो कुधन चाल, कुचाल हो गया, भरधन पेट, भरपेट हो गया। तो यहाँ पर इसकी भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गए। आगे हम लोग देखते हैं उर्दू फारसी में अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, बा, बद, बर, बा, बिल और बी और ला, और भी मिलेगी आपको, जैसे हम मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे इनकी भी बात करेंगे हम लोग, जैसे इसके भी उदाहरण दे दिए, कम धनज्ञ, कमस्म, गैर धनाजिर, गैराजिर, ना धन समझ, न समझ। तो मुख्य रूप से बात हो गई कि तीन को समझेंगे, और ये सब तो खुद ही हमें कैसे बताएं कि किस भाषा का है। यहाँ देखो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में देखो प्रा, प्रा उपसर्ग लगने से क्या हो जाता है, जैसे प्राहार, तो हार में प्रा लगा हुआ है और इसका मतलब हो गया है हमला करना। प्रबल, बल में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। अब परा की बात करें तो पराजय, पराक्रम। अगर देखो हम उपसर्ग को हटा दें उसके बाद भी हमारे पास शब्द बचेगा, और यही उपसर्ग की मुख्य विशेषता होती है कि उपसर्ग को हटाने के बाद भी शब्द पूरा का पूरा रहेगा, और उससे हम जानेंगे। अब आपसे देखो अपमान, अपयश, अगर आप हटा दें तो भी शब्द पूरा का पूरा रहेगा। सम से देखो सम्मान
और संग्रह। तो ये क्या है कि आपने पढ़ा है संधि को अच्छे से, और वहां पर पढ़ा है कि माँ के बाद यदि माँ आ जाए तो माँ ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यदि माँ के बाद अन्य कोई वर्ण आए तो माँ अनुस्वार हो जाता है, और उसी नियम से आपका सम्मान और संग्रह बना हुआ है। ठीक है, अगला अनु, इनके अर्थ भी लिखे हुए हैं कि आपका मतलब पूरा, हीन परा का मतलब पीछे, विपरीत। तो इन अर्थ को भी आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें से अगर उपसर्ग और उपसर्ग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इसके बाहर आपका नहीं जाएगा। तो अनु से जैसे अनुसार, अनुकरण, अव से जैसे अवतरण, अवशेष, निस से निस्वार्थ और निष्फल। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि निस्वार्थ कैसे लिखा है, आप देखिए निस्वार्थ में निस उपसर्ग कैसे आ गया। तो क्या होता है कि जब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि नि धन स्वार्थ, ये अगले स्टेप में बन जाता है निस धन स्वार्थ, और फिर इसके बाद बनता है आपका, ये फिर से वही यानी विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। तो हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, नि धन स्वार्थ और निस धन स्वार्थ। और चूंकि नि यहाँ पर उपसर्ग होता ही नहीं है, इसलिए नि तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, अगला, और यहाँ पर निष्फल हो गया, निष्पाप हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। निर से देखो निर्धन और निर्दय। ठीक है, अगला दुष्ट से, अब ये जितने भी आपके हलंत वाले हैं ना, ये सब आपके विसर्ग संधि से परिवर्तित होकर बनते हैं। और जैसे निर है तो नि बनेगा, दु से तो दु बनेगा, और निस है तो नि बनेगा, यानी ये नि, ये भी नि है, और ये दु, और ये दु, ये सब इसी से बनते हैं। अगले स्टेप में समझेंगे। दुर से हो गया दुर्गम, दुर्बल। वी से हो गया विज्ञान, वियोग। आ से हो गया आगमन, आहार, आजीवन। और नी से हो गया निगम, निपात। आदि से हो गया अधिकार, अधिपति। और अपि से हो गया अपहित। अब ये सब हो गए, और आदि वगैरह आगे और आपको मिलेंगे शब्द, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। आगे जैसे अति, तो समस्या कहाँ पर है, जैसे ये आपने ले लिया तो दिक्कत होगी, या पहचाने कैसे। तो ये अति धन। अगर आपने यह शब्द को अच्छे से पढ़ा है तो आपने पढ़ा है ई के बाद यदि आ आता है तो ई का या हो जाता है, बस वही चीज यहाँ पर है, ई का या। उसका जैसे सुधनागत हम लोग पढ़ते हैं, सु उपसर्ग जैसे दिया है तो सुधनागत कर देंगे, जैसे हम लोग सुधन। तो चूंकि ऊ के बाद आया है, ऊ का वा हो जाता है, तो हम लोग कर देते हैं स्वागत। यानी यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि उपसर्ग में भी आपको संधि की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, ये चीज ध्यान देनी। यहाँ पर देखो अगला जैसे आ गया, यहाँ पर अत्यंत धातु अधिकरण अंत होगा तब अत्यंत बनेगा, तो इसमें अति उपसर्ग निकलेगी। और यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं संधि को तो यहाँ पर आपका हो सकता है कि गलत हो जाए। फिर उत्थान, तो यहाँ पर देखो उत हलंत मान लगा है, उत्कर्ष, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभि, अभिमुख, अभिनय, कोई दिक्कत नहीं है। अभिमान भी हो जाता है, ठीक है, अभियुक्त भी हो जाता है। ये सारे शब्द जितना आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आएंगे। प्रति से प्रतिकार, प्रतिलिपि, ठीक है, प्रतिरोधी भी हो सकता है, प्रतिगमन भी हो सकता है, ये बहुत सारे शब्द बनते हैं। आप देखने परि से परिधि, परिणाम, उप से उपवन, ठीक है, और उपमान बना लो, कोई भी शब्द बना लो, ठीक है, उपमेय भी बना सकते हो, यानी उप शब्द उसमें लगा होने के बाद अगर उसको हटा देंगे कोई ना कोई नया शब्द बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने संस्कृत के उपसर्गों की बात कर ली। संस्कृत में 22 उपसर्ग है, और जो संस्कृत से आ करके हिंदी में आए, यानी मतलब क्या है कि आप पढ़ तो हिंदी ही रहे हैं, और हिंदी में जो संस्कृत के उपसर्ग है वो भी शामिल है, अरबी फारसी के भी शामिल है, और हिंदी के तो उन पे आपको ध्यान देना है। अगर हम देखो, अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों की, तो हिंदी के उपसर्गों में बात करें तो पहला
छोटा है जिसको हम नहीं के अर्थ में लेते हैं, यानी निगेटिव के अर्थ में, तो अज्ञान, अकाल, अछूता। अगर हम सब में को काट दें तब भी ज्ञान, काल और छूता शब्द बने रहेंगे, यानी इसमें से उपसर्ग अगर हम हटा दें। फिर अध, अब यहाँ पर देखो ये अध लिखा हुआ है, यहाँ पर ये विसर्ग नहीं लगी है, ये सारे के सारे उपसर्ग है। यहाँ पर आपको ऐसे करके टेस्ट कर लेना, ठीक। यहाँ पर देखो अध से अधमरा, अधपका, अधजला, यानी मरा, पका, जला, ये सब आगे और इसका मतलब आधा हो गया। अन से अनपढ़, अनजाना, ठीक है। ये भी अन भी किस तरह में आता है, ध्यान देना है, अन भी में आता है नकार। अब और फिर क्या हो जाएगा, अवगुण, अवसान, अवसर, ठीक। आ से क्या हो जाएगा, आजीवन, आगमन, आहार। हटा के देखोगे तब भी पूरा का पूरा सर्व बनेगा। कु से कुपुत्र, कुकर्म, कुचा, हटा दो। दुबला, दुतरफा, ठीक है, हटा दिया। भर से भरपेट, भरमार, भर को हटा दिया। सु से सुगम, सुपुत्र, सुजान, तो सब निकल आएगा, कम, पुत्र, जान। नी या निर से निडर, निर्धन। तो अब इसमें आपको ध्यान देना है कि निर हटेगा, नी नहीं हटेगा, क्योंकि धर और यहाँ पर रा और धा और ना आएगा तो बचेगा नहीं, दोनों हटेंगे। नीपा, ये हो गया। अगला उन से 29, यानी गिनती में आता है। हो से औघट, औरत, ऐसे जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं अल, यानी ये अरबी फारसी के आगे हिंदी के खत्म हो गए। हिंदी के हमने 12 लिए हैं, कहीं 13 भी, कहीं 10 भी मिलेंगे आपको। यहाँ देखते हैं अल, यानी अरबी फारसी के हम लोग प्रयोग भी करते हैं। अलबत्ता, अलविदा, अलमस्त, ठीक है। एन, एन से एन वक्त, एन मौका, तो ये हटा देंगे, वक्त और मौका बचा, ठीक है। अलबत्ता में हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ कि बत्ता कोई शब्द नहीं होता, ठीक। इस तरीके से कम से कमजोर, कमबख्त, कमसिन, कमअक्ल, खुश से, देखो खुश से खुशबू में केवल यही बचेगा, खुश, सब निकाल। गैर से देखो गैर, आप अपने आप शब्द पहचान लोगे, और इनको अगर एक दो बार आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको आने लगेंगे। ना सब में ना काट दूं, आपको शब्द भी मिल जाएंगे। आगे देखो फिलहाल, ये गलत लिख गया है, फिलहाल, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। अब बा से बदौलत, बगैर, बखूबी, बद से देखो सब काटते हुए चले जाएंगे, आपको शब्द पता चल जाएंगे, जोड़ लेंगे। बद से बर्दाश्त भी हो जाएगा, बरक्स भी हो जाएगा, बरवक्त भी हो जाएगा। बा से बाकायदा, ठीक है। बे से बेकार, बेचारा, बेईमान, बेरहम, बेगुनाह, बेवजह। बिला से बिला वजह, ठीक है, बिला। अब यहाँ पर बिला है देखो, तो बिला वजह, विलास। अब यहाँ पर शाही बचा के, तो ये चीज कुछ समझने वाली होती है। आगे देखो हम से हम सफर, हम उम्र, हमदम, हमदर्द। हर से हर रोज, हर पल, हर एक, हर बार। ला से लावारिस, लाइलाज, लापरवाह, ठीक है, और लाजवाब। और सर से सरदार, सरकार, सरहद। और हाफ से हाफ पैंट, हाफ शर्ट, ऐसा। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हाफ शब्द जो है ना, वो अरबी फारसी का है, ना कि अंग्रेजी का। अब अंग्रेजी के कुछ आते हैं क्योंकि हिंदी में हम लोग उनको प्रयोग कर लेते हैं, पर वास्तविकता में अंग्रेजी से ही रहते हैं। जैसे हम हेड मास्टर लिख देते हैं, हेड मास्टर, तो हेड शब्द किसका है, उत्तर तो अंग्रेजी का है। जैसे हम चीफ मिनिस्टर लिख देते हैं, चीफ मिनिस्टर, तो चीफ शब्द कहाँ से है, अंग्रेजी से। तो कुछ अंग्रेजी के भी है, लेकिन वास्तविकता में वो अंग्रेजी शब्दों के आगे ही लगते हैं। ये मास्टर शब्द हिंदी का नहीं है, ये अंग्रेजी का है, मिनिस्टर शब्द अंग्रेजी का है। तो जो अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं ना, वो अंग्रेजी के शब्दों के आगे ही लगते हैं, इसलिए हमने उनको नहीं लिया है। हमने किसको लिया है, हिंदी के शब्दों को, उपसर्गों को, उर्दू, फारसी के उपसर्गों को, और संस्कृत के, क्योंकि ये तीनों हिंदी के शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और जब हिंदी के शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें हम जरूर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आपके उपसर्ग कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में हम लोग प्रत्यय पर बात करेंगे, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जो हिंदी का पूरा कोर्स है ना, पूरा का पूरा कोर्स अभी निःशुल्क ही पढ़ाया जा रहा है। तो धन्यवाद।